हेलो दोस्तों, आज हम गूगल के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो सेटलमेंट से है नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, यानी कि निकटतम पड़ोसी विश्लेषण। तो इसके पहले जब हम यूजीसी में देखते थे कि तो यूजीसी का प्रश्न पूछने का पैटर्न अलग हुआ करता था। वो सीधे वैल्यू दे दिया करते थे और पूछते थे कि क्या है, रैंडम है, क्लस्टर है, या फिर पूर्ण समरूप या फिर यूनिफॉर्म है, क्या है, वो सीधे पूछा करते थे या मैच द फॉलोइंग करते थे। लेकिन अब क्या है, पिछले कुछ सेशन से उनका पैटर्न कुछ बदला है और वो क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो इसलिए कैसे सॉल्व होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं नियरेस्ट नेबर एनालिसिस से। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टोपो शीट है जिसका RF क्या है, RF है 50,000 का। ठीक है, तो टोपो शीट 50,000 का मान लिया जाता है कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि ये ठीक है, हमारे पास जो टोपो शीट है इतनी बड़ी है। तो उसमें से मान लीजिए टोपो शीट में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, बहुत सारे सेटलमेंट होंगे। तो हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम 10 बाई 10 का ले लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ सेटलमेंट दिए हुए हैं। तो हमको उस सेटलमेंट का क्या, हमको निकटतम पड़ोसी विश्लेषण जो सूचकांक है, जो RN इंडेक्स है, वो हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखिए, ये इसको हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो एक 10 सेंटीमीटर का एरिया रख दिया टोपो शीट पे। हो सकता है ये कागज पे और भी बड़ा हो, कागज पे 10 सेंटीमीटर, जमीन पे बहुत बड़ा हो। तो बेसिकली हमारा मकसद यहाँ पे ये समझना है कि नियरेस्ट नेबर एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए, अब ये आप देख रहे हैं कि हमने एक जो एरिया लिया है, हमको इसी का नियरेस्ट नेबर एनालिसिस करना है। ये सब क्या है, ये सब घर बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये घर है। तो इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, मान लिया कि ये कितना है, 10 बाई 10 दिखाया है हमने इसमें। तो 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब टोटल एरिया आपका क्या है, एरिया बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम, हमारे पास बोर्ड छोटा है तो इसलिए हम इसको जो है कि मिटा देंगे, लेकिन हम वैल्यू नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए, तो एक तो ये बात हो गई। तो हमारा जो एरिया आ गया कि हमने हमारे पास जो भी मिला है एरिया, उस एरिया में क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सबसे पहले हम एक वैल्यू नोट करते हैं, A इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। देखिए, निकालते कैसे हैं, सारणी कैसे बनाते हैं, पूरा निकालने के लिए हमको सारणी बनाना बहुत जरूरी होता है। अब कुछ चीज़ें देखेंगे आप, जैसे जब भी हमको नियरेस्ट नेबर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर, यानी कि वो जो हमारा एक चौकोर खाना था 10 बाई 10 का, उसमें टोटल घर कितने थे। ठीक है, तो टोटल घर कितने थे, 15 थे, जिसको N से डिनोट किया गया। ठीक है, 1 से लेकर 15 तक। उसी तरह से उसमें क्या था, सबकी किसी न किसी से कुछ न कुछ दूरी थी, किसी एक की दूसरे से दूरी थी। तो ये क्या, दूसरे से दूरी थी, जिसमें क्या लिखा हमने दूसरे कॉलम में, नियरेस्ट नेबर, यानी कि सबसे नजदीक कौन था। एक के सबसे नजदीक 2 था, 2 के सबसे नजदीक 1 था, 3 के सबसे नजदीक 4 था, 4 के सबसे नजदीक 3। जो भी आपको पैटर्न दिया होगा आप उस हिसाब से इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक ऐसे ही ले लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें अगला प्रोसेस क्या होता है, ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमको क्या करना होता है, देखना होता है, उसको नापना होता है। जो भी हमको मिलेगा उसको स्केल से रख के हम नाप सकते हैं टोपो शीट पे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से करके पैटर्न दिया हुआ है, तो हम इसकी दूरी नाप लेंगे, इसकी दूरी नाप लेंगे। ठीक है, यानी कि इसके नज़दीक क्या है, A है, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो इनके नज़दीक मान लिया हमने 1.2 आया, इनके नज़दीक मान लिया हमने 2.1 सेंटीमीटर आया। तो ये क्या, ये एक दूरी आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इनके बीच की दूरी नाप ली, इनके बीच की दूरी नाप ली, इनके बीच की दूरी नाप ली। ठीक, ये तो जब दूरी नाप लेंगे तो क्या हमको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और वो जो हमको मिलता है ऑब्जर्व डिस्टेंस, उन सबका जब समेशन करते हैं तो वो क्या आता है, 18। ये हमने ऐसे ही मान लिया है, क्योंकि जब आप कोई भी टोपो शीट अलग लेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। तो आप एक इस तरह से, मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो क्या आ गया, ये डी का ये डेंसिटी कितनी आ गई, 18 आ गई। यहाँ पे क्या है, n बराबर 15। ये दो वैल्यू आपको मिली, आप इसको नोट करिए, n इक्वल टू 15 और ये क्या है, d, जो डेंसिटी d बार बराबर क्या मिला आपको, 18। ठीक है, 3 तरह की वैल्यू आपको मिली। अब देखेंगे, जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे जरूरी यही है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब यूजीसी में पूछा जाएगा तो आपको ये जरूरी है कि आपको फॉर्मूला याद रहे।
ठीक है। तो फार्मूला से सीधे देखिए, अब बस इतनी चीजें आपने याद कर ली, एक दो चीजें आप और याद करेंगे आपको पूरा आयरन वैल्यू निकल जाएगा। तो रैंडमनेस जो इंडेक्स है, जो क्लार्क और इवांस ने जो इंडेक्स दिया था, जो गांव का पैटर्न देखा था, ठीक है, तो उनको समझने के लिए जो उन्होंने एक इंडेक्स बनाया, तो उसको क्या उन्होंने नाम दिया, आर एन वैल्यू। ठीक है, आर एन वैल्यू की मैक्सिमम सीमा होती है जो 2.15 तक होती है। ठीक है, और मिनिमम क्या होती है, 0 होती है ये। और ये क्या होता है, जब 0 वैल्यू आती है या 0 के बहुत पास रहती है तो उसको क्या कहते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। क्लस्टर हिंदी में क्या कहते हैं, इसको गुच्छ। और जब अधिकतम सीमा होती है, ये इसकी अधिकतम सीमा है, मैक्सिमम मैक्सिमम सीमा है, तो इसको इन्होंने क्या कहा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इसको कई बार रेगुलर भी कहा जाता है। ठीक है, या पूर्ण समरूप। ठीक, इसके बीच में ये क्या 0 या 2.5, इसके बीच में एक और वैल्यू अगर मानी जाए तो वो क्या होती है, उसको बोलते हैं रैंडम। रैंडम, ठीक है, इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। रैंडम इसको हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक। अब देखिए, तो ये चीजें हो गई, तो इसको निकालते कैसे हैं, आपने हमने क्या लिखा है, रैंडमनेस इंडेक्स आर एन इक्वल टू डी ओ अपॉन ई। ठीक है, तो डी ओ ये क्या है, ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड आपने क्या किया था, अभी याद करिए, आपने ऑब्जर्व किया था टोटल 18 निकाला था आपने। ठीक है, और डी आपको निकालना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, डी ओ, जो डी है, ये आपने तो केवल डी निकाला था, और ये क्या था, देखिए मीन ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस आपका कितना था, 18 था, लेकिन मीन कह रहा है। ठीक है, डीओ बराबर मीन ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस। मीन का मतलब क्या है, आप इसका माध्य निकालेंगे। तो आप याद करिए, माध्य निकालने के लिए आप किससे, आप जो है कि टोटल जो आपका रिजल्ट आया है कितना, डी आया है 18 आया है, कितने घरों में आया है, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने थे, 15 थे। ठीक है, तो डी अपॉन एन, ये क्लियर हुआ, डी बार 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, डी कितना है, डी आपका 18 है और ये 15 हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2, यानी कि एक चीज आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसको आप, हाँ इसको ध्यान रखिएगा, ये D0 हमको मिल गई। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्व्ड, DO ऑब्जर्व्ड मिल गई। अब हमको DE चाहिए, तो DE निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 और अंडर रूट P। ठीक है, तो P पहले निकालना जरूरी है ना, कि P कहाँ से आएगा, तो P निकालना जरूरी। तो अब P को देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। P होता है, P मतलब क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, रुक जाइए, डेंसिटी ऑफ द सेटलमेंट, सेटलमेंट इसको P से डिनोट करेंगे। ठीक है, और P इज इक्वल टू हो जाएगा n अपान ए। n अपान ए क्यों होगा, n अपान ए मतलब क्या है, याद करिए, आपका एरिया कितना था, ये एरिया था 10⁻100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, n क्या था, n आपका दिया हुआ 15। तो जिसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, n बराबर क्या है, 15 है, और a बराबर आपका 100 है। तो फिर जब आप इसको और आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जब उत्तर निकल के आएगा 0.15। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करते रहेगा, मैं पहले से कैलकुलेट करके बैठा हूँ इसको, ये आपका उत्तर आएगा। तो P इक्वल टू क्या आ गया, 0.15। इसको भी हम नोट कर लेते हैं, तो P इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, अब आपका फार्मूला क्या था, आप डी बार ओ पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, और दूसरा आपको ये निकालना था, डी निकालना था। तो डी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको देखते हैं, इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। पी हमारा मिल गया, पी इक्वल कितना मिला। अब देखिए दूसरा वाला फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, डी बार ई इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट पी। ठीक है, ये हो गया। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 1/2 अंडर रूट पी, यही तो है। और p का वैल्यू आप क्या रखेंगे, p की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, इसको अंडर रूट 0.15। ठीक है, जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका उत्तर आएगा 0.7 और 7। ठीक है, अब देखिए कितनी वैल्यू आपको मिली, p की वैल्यू मिल गई
और ये आपको सिग्मा डी ई की वैल्यू मिल गई है, या डी बार ई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आपका फॉर्मूला था क्या? अब देखिए फॉर्मूला ये भी आपने निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, आपका मेन फॉर्मूला ये था। ठीक है, मतलब कि डी बार ओ आपको मिल गया, डी बार ओ मिल गया 1.2, और दूसरा डी बार ई आपको मिल गया है। ठीक है, डी बार ई आपको मिला है, वो क्या मिला है, डी बार ई बराबर ये 0.77। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, तो सीधे सीधे हम फार्मूले पे अब रख लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमारी निकाल दी गई हैं। वो क्या था, डी बार ओ अपान डी बार ई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए है ना 1.2, और दूसरी वैल्यू क्या थी, अब देखिए यहाँ पे 0.77। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो आपको मिल जाएगा जो इज इक्वल टू 1.55। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, और इस तरह से ये आपका क्या निकल गया, आर एन वैल्यू निकल गया। तो ये आर एन वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं कहीं, आर एन इज इक्वल टू 1.55। ठीक, देखिए अब इसके बाद जो क्लार्क इवांस, मैंने इसके पहले भी बताया कि 3 तरह से उन्होंने क्लासिफाइड किया था चीजों को देखते हुए कि क्या होना चाहिए। तो उसमें क्या कहा था कि जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या था 0 था, मैक्सिमम क्या था 2.15 था, बीच में क्या था 1 था। ठीक है, इसको इन्होंने क्या कहा था, क्लस्टर बोला था, यानी कि गुच्छ। ठीक है, इसको क्या बोला था उन्होंने, रैंडम बोला था, रैंडम यानी कि यादृच्छिक, और तीसरे को उन्होंने क्या बोला था, यूनिफॉर्म या रेगुलर। ठीक है, यूनिफॉर्म और रेगुलर, इसी को क्या कहते हैं, समरूप को बोलते हैं, पूर्ण समरूप, समरूप। अब चूंकि हमको क्या, हमको 3 नंबर मिल गए हैं 0, 1 एंड 2.15। अगर पूरी तरह से 0 आंसर आता है तो टोटली हम इसको क्या बोलेंगे, क्लस्टर्ड बोलेंगे। अगर पूरी तरह से 1 आंसर आता है हमारा आर एन वैल्यू पूरा सॉल्व करने के बाद, तो हम टोटली उसको क्या बोलेंगे, रैंडम बोलेंगे। अगर पूरी तरह से बिल्कुल ये आता है 2.14 या 2.15, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म, परफेक्ट यूनिफॉर्म या फिर रेगुलर बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, कई बार आपका आंसर देख रहे हैं कहाँ आ रहा है, आपका आंसर ये टोटली कहीं नहीं आ रहा है। तो टोटली कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों के बीच में कहीं आएगा 1.55। जब इन दोनों के बीच में कहीं आएगा तो आप इसके हिसाब से कि झुकाव किधर है, इसका मतलब क्या होगा, आप इन के बीच के नंबरों को कैलकुलेट कर लेंगे और ये देख लेंगे कि इसका झुकाव किधर है। अगर ये झुकाव अगर इस तरफ होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको समरूप की श्रेणी से बाहर कर देंगे, यानी कि उसको थोड़ा सा रैंडम की तरफ झुका कर रखेंगे। इसमें इस तरह से लिखा जाता है कि थोड़ा क्लस्टर है, ज्यादा क्लस्टर है, थोड़ा रैंडम है, इस तरह से। तो जिधर ज्यादा आप झुकाव पाएंगे तो उसी हिसाब से उसको आप एडजस्ट करेंगे। इसमें कई सारी 4-5 क्लासिफिकेशन होती है कि पूर्ण समरूप हो गया, अर्ध समरूप हो गया, या फिर थोड़ा रैंडम है, थोड़ा ज़्यादा रैंडम है। तो इस वजह से आप दो नंबरों के बीच में अगर 1.55 है तो आप इसको देखिए और इसको देखिए, इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या ये बीच में है, 1.55 जो उत्तर आया है क्या ये बीच में है। अगर बीच में नहीं है तो इसका झुकाव किधर है, या तो इधर 1 की तरफ होगा या तो 2.15 की तरफ होगा। अगर 1 की तरफ होगा तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे रैंडम की ओर जाएगा, और इधर जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, यूनिफॉर्म की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो इसको आप 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज छोड़िए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आप ये लोग इसको देखते रहिए, और आगे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के लिए लेके आऊँगा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। कई बच्चों ने कहा कि सर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दिया करिए। तो क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि मैं स्पेशली नेट जेआरएफ के लिए मैं यहाँ यूट्यूब पे हूँ, तो मेरा जो उद्देश्य है केवल वही चीज़ें बताना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम और कुछ बताने का प्रयास नहीं करेंगे। हम पूरी सीरीज या पूरा क्लास नहीं चला रहे हैं। बेसिकली वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बच्चों से फंसती हैं, अक्सर क्वेश्चन में फंस जाता है, गलत हो जाता है, हम केवल ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप समझिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ केवल इन्हीं में से पूछा ही जाता है और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।